हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जियोग्राफी की टेक्स्ट बुक जिसका चौथा अध्याय है कृषि, और कृषि अध्याय से संबंधित हमारा यह तीसरा पार्ट है। इस वीडियो में हम कृषि के प्रकारों की चर्चा करने वाले हैं और साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल सकते थे ऐसे 20 से अधिक क्वेश्चन को भी हमने इस वीडियो में शामिल किया है। तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारी जी के 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे हर एक नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 जियोग्राफी की एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक जिसका चौथा अध्याय है कृषि। और कृषि में आज हम कृषि तंत्र, कृषि के प्रकार में निर्वाह कृषि, जैविक कृषि यानी कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, वाणिज्यिक कृषि यानी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर और रोपण कृषि के बारे में बात करने वाले हैं। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। तो कृषि तंत्र क्या है? देखो, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। दोस्तों एक बार फिर से पढ़ लो कि कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। और दोस्तों कृषि में जो क्रम बाय क्रम स्टेप है वो सबसे पहले है जुताई, बाद में बुआई की जाती है, सिंचाई, निराई और लास्ट में कटाई। तो यह कृषि की कुछ महत्वपूर्ण संक्रियाएं हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पाद आते हैं। तो दोस्तों यहां से एक क्वेश्चन बन सकता था, वो मैंने यहां आपकी स्क्रीन पर रखा है कि कृषि कार्य से संबंधित क्रियाओं का सही क्रम क्या है। कृषि कार्य से संबंधित क्रियाओं का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या की जाती है? जुताई की जाती है। जुताई के बाद बुआई की जाती है, बाद में सिंचाई, निराई और कटाई। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, यह कृषि कार्य से संबंधित क्रियाओं का सही क्रम है। ओके, आपने यही गैस किया था। ओके, बढ़िया। कृषि के प्रकारों की बात करें तो विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पादन की मांग, श्रम और औद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि के दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। क्या? कृषि को दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। एक बार फिर से कि विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। ये है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, कृषि मुख्य कितने प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है? कृषि मुख्य कितने प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है? दो प्रकारों में। एक प्रकार है निर्वाह कृषि, दूसरा प्रकार है वाणिज्यिक कृषि। सबसे पहले दोस्तों निर्वाह कृषि की बात करें तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। क्या दोस्तों? यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी अन्न उत्पादन करता है, चाहे दोस्तों धान हो, गेहूं हो, मक्का हो, तो यह कृषक परिवार की प्रमुख आवश्यकताएं हैं। तो इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। याद रखना, निर्वाह कृषि में निम्न स्तरीय टेक्नोलॉजी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है? दोस्तों बताइए, कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है?
सही आंसर है निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। दोस्तों निर्वाह कृषि के भी दो प्रकार है, एक है पुनः गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। तो यह निर्वाह कृषि को भी दोस्तों दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक प्रकार है पुनः गहन निर्वाह कृषि और दूसरा प्रकार है आदिम निर्वाह कृषि। तो इनमें भी हम गहन निर्वाह कृषि की बात करें। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें यहाँ उगाई जाती है। इसे कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। एक बार फिर से पढ़ लो कि गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है गहन निर्वाह कृषि। और गहन निर्वाह कृषि में चावल मुख्य फसल होते हैं। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, दलहन और तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन। किस प्रकार की कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है? तो दोस्तों गहन निर्वाह कृषि में, गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल क्या होती है? गहन निर्वाह कृषि में मुख्य फसल होती है चावल। गहन निर्वाह कृषि कहां प्रचलित है? हमारे विश्व में गहन निर्वाह कृषि कहां प्रचलित है? दक्षिण पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में गहन निर्वाह कृषि प्रचलित है। आगे बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि की। तो आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण शामिल है। क्या यह आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशु चारण शामिल है? तो यहां से भी एक क्वेश्चन कि चलवासी पशुचारण किस प्रकार की कृषि में शामिल है? चलवासी पशुचारण किस प्रकार की कृषि में शामिल है? तो जिसकी हमने बात की आदिम निर्वाह कृषि में चलवासी पशुचारण की प्रक्रिया शामिल है। आगे बात करते हैं स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है। दोस्तों जहां ऐसे घने जंगल है, घने जंगलों में से लकड़ी को जलाया जाता है, घने जंगल साफ करके एक खेत का निर्माण किया जाता है और यहाँ पर कृषि कार्य किया जाता है। इसे कहा जाता है स्थानांतरित कृषि। और स्थानांतरित कृषि के अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। जैसा कि हमारे भारत देश में स्थानांतरित कृषि को झूम खेती कहते हैं। क्या? झूम खेती। तो देखो स्थानांतरित कृषि अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र है और वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इमेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू और कसावा जैसी फसलों को यहाँ उगाया जाता है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? स्थानांतरित कृषि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? जहां पर घने जंगल है वहां पर प्रचलित है। तो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, कहां पर? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि भारत देश में प्रचलित है। यहां पर मैंने आपको बताया, देखो उत्तरी पूर्वी भारत के भागों में यह कृषि प्रचलित है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी।
कृषि के किस प्रकार में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है? किस प्रकार की कृषि में? स्थानांतरित कृषि में। स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है बताइए? पूरे विश्व में स्थानांतरित कृषि कहां प्रचलित है? तो जहां पर घने जंगल है, तो अमेज़न बेसिन के सघन वन क्षेत्रों में भी, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में भी और दक्षिण पूर्व एशिया में भी, यहां सभी स्थानों पर स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। किसान क्या करता है कि यहाँ जंगल को साफ करके कुछ साल तक के लिए खेती करता है। बाद में यह जमीन की उर्वरता समाप्त हो जाने के बाद वह जमीन छोड़ के चला जाता है और किसी और नए भाग को साफ करके वहां कृषि कार्य आरंभ करता है। देखो, भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में जाना जाता है? तो स्थानांतरित कृषि को। देखो, कृषि के किस प्रकार को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो हम क्या आंसर बताएंगे? अच्छा, स्थानांतरित कृषि। आगे बात करते हैं जैविक कृषि की। दोस्तों, यह टेक्स्ट बुक में जैविक कृषि टाइटल से एक रोचक तथ्य बताया गया है। क्या? कि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। दोस्तों, वर्तमान समय में यह जैविक कृषि का ट्रेंड चला है। जैविक कृषि को हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कहते हैं। तो ऑर्गेनिक खेती से क्या फायदा होता है? एक तो यहाँ जैविक उर्वरक का उपयोग किया जाता है और कोई भी रासायनिक खाद का उपयोग नहीं किया जाता। यहाँ जो भी जंतुनाशक होते हैं वो भी प्राकृतिक होते हैं। ओके, तो इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता। तो यहां से एक क्वेश्चन कि किस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशी का उपयोग किया जाता है? ऑर्गेनिक में। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, जैविक कृषि। किस प्रकार की कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है? ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जैविक कृषि में फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है? बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट बुक में कि स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। जैसा कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? जूमिंग। जबकि ब्राजील में यह स्थानांतरित कृषि को कहते हैं रोक्का, और मेक्सिको में मिल्पा कहते हैं और मलेशिया में लदांग। चारों शब्द याद रख लीजिए कि हमारे भारत देश में यह स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है जूमिंग, ठीक उसी तरह ब्राजील में कहा जाता है रोका, मेक्सिको में मिल्पा और मलेशिया में लदांग। तो चलिए 4 क्वेश्चन आपके लिए। स्थानांतरित कृषि मेक्सिको में कौन से नाम से जानी जाती है? मेक्सिको में मिल्पा। दोस्तों, यहां आपको याद रख लेना चाहिए कि मेक्सिको में मिल्पा। तो सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी। स्थानांतरित कृषि उत्तर पूर्वी भारत में कौन से नाम से जानी जाती है? उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है जूमिंग। तो स्थानांतरित कृषि ब्राजील में कौन से नाम से जानी जाती है? ब्राजील में नाम क्या है? रोका। और लास्ट क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि मलेशिया में कौन से नाम से जानी जाती है? मलेशिया में लदांग। क्लियर? तो यहां 4 देशों में स्थानांतरित कृषि किस नाम से जानी जाती है वो आपने याद रख लिया। भारत में जूमिंग, मेक्सिको में
मिल्पा, ब्राजील में रोका और मलेशिया में लदांग। ब्राजील में क्या आया? रोका। क्लियर? ओके। आगे बात करें तो चलवासी पशुचारण सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में प्रचलित है। दोस्तों चलवासी पशुचारण कहां पर प्रचलित है? तो यह सहारा के अर्ध शुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में। भारत में कहां पर? तो राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में यह चलवासी पशुचारण प्रचलित है। इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। दोस्तों एक बार फिर से देखो कि इस प्रकार की कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। और दोस्तों हमारे गुजरात में भी जो रबारी और भरवाड़ समाज है वो भी ऐसी पशुचारण के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिसे हमें यहाँ स्थानिक रूप से क्या कहा जाता है मालूम है? वांढे गया छे। क्या? वांढे गया छे एम कहेवामां आवे छे। चलिए क्वेश्चन, चलवासी पशुचरण निम्न में से किस क्षेत्र में प्रचलित है? चलवासी पशुचरण, पशुओं को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। और यह क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर अच्छी बारिश नहीं होती है, तो अपने पशुओं को बचाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो यह सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में और राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की चलवासी पशुचारण की क्रिया आपको देखने को मिलेंगी, लेकिन ब्राजील के घने जंगलों में नहीं। तो हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। और पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। आगे बात करते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की, यानी कि वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृष्ठ क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों वाणिज्यिक कृषि में अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है और अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ वाणिज्यिक कृषि के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण है। एक तो अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, दूसरी बात कि अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाते हैं। और वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि भी शामिल है। तो वाणिज्यिक कृषि में दोस्तों 3 प्रकार की कृषि शामिल है। एक तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरी है मिश्रित कृषि और तीसरी है रोपण कृषि। और यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि गन्ने की खेती यह रोपण कृषि का ही एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन, कौन सी कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है? कौन सी कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है? बाजार में विक्रय करना मतलब कॉमर्शियल हो गया। तो सही आंसर बनेगा वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। वाणिज्यिक कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सेंटेंस, इसमें अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, कथन सही है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। जी हां, ट्रैक्टरों के जरिए अधिकांश कार्य किए जाते हैं वाणिज्यिक कृषि में, तो यह सेंटेंस भी सही है। इस प्रकार की कृषि राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है, यह कथन गलत है, क्योंकि यह कृषि राजस्थान और जम्मू कश्मीर में नहीं। ओके, और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है, केवल 3 नंबर का, यह कथन सही नहीं है। ओके, आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ए और बी दोनों कथन तो बिल्कुल सही है। ओके, वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए प्रमुख है।
दोस्तों यहाँ जब गेहूं की बात आई, मक्का की बात आई, तो गेहूं से और चावल से संबंधित अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। ओके, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है और एक क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। जबकि मिश्रित कृषि में क्या होता है, तो इमेज में आप देख सकते हैं कि मिश्रित कृषि में दोस्तों एक क्रॉप के साथ दूसरा क्रॉप भी बोया जाता है। तो मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। हमारे भारत देश में भी कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर दोस्तों कोई ऐसा धान बोया जाता है, मान लीजिए कि मूंगफली, तो यहाँ कपास के साथ साथ मूंगफली भी बोई जाती है। तो ऐसी मिश्रित खेती हमारे भारत देश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? दोस्तों यहाँ हमारे गुजरात में क्या है कि यहाँ कपास के साथ साथ यहाँ मक्का का भी खेती की जाती है और बाद में मक्का 2-3 महीने के बाद निकल जाता है और बचता है कपास। तो इसी प्रकार की मिश्रित कृषि हमारे गुजरात में भी है। तो कौन सी कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है? तो मिश्रित कृषि में। आगे बात करते हैं रोपण कृषि की। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबर, केला अथवा कपास की एक फसल उगाई जा सकती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इमेज में आप देख सकते हैं कि जो केले की खेती है वो भी रोपण कृषि का ही एक एग्जाम्पल है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है जहां चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर ही या निकट के कारखानों में किया जा सकता है और इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। क्या परिवहन जाल भी होना चाहिए? तो यह रोपण कृषि की बात हुई। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। याद रखना कि रोपण कृषि के एग्जाम्पल बताइए। तो हमारे विश्व में कुछ उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है, वहां पर रोपण कृषि की जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर मलेशिया में रबड़, ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय। ब्राजील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय किसके उदाहरण है? किस प्रकार की कृषि के उदाहरण है? रोपण कृषि के उदाहरण है। सही आंसर ऑप्शन डी। यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं। कल मिलेंगे इसी इकाई में। ओके, आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।